साइना एक सामान्य लड़की जो गुजिया, दम आलू और रामलीला के बीच बड़ी होती है। उसके लिए कश्मीर एक भूगोल नहीं, एक भावना है। जो दत्त अंकल के अभिनय से रावण बनता है, जो दादी की कहानियों में झीलों और पहाड़ों से उतरती है, और जो उसके मन में प्रेम और शांति की तरह बसता है। कभी कभी एक कहानी बस एक कहानी नहीं होती, वो किसी देश की पहचान, किसी धर्म की पीड़ा, किसी माँ की ममता और किसी स्त्री के सपनों की नींव बन जाती है। आज की कहानी ऐसी ही है, जो कश्मीर कहती है, पर सिर्फ नक्शे की नहीं, एक स्त्री के मन की जमीन पर उगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद मोहन झा और आप सुन रहे हैं जैसे लिखे थे ख्वाब, पहचान पब्लिकेशन की प्रस्तुति। आज हमारे साथ हैं लेखिका रक्षा सिन्हा जी, और हम बात करेंगे उनकी अत्यंत संवेदनशील, सजीव और सशक्त कहानी पर। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, जो उनकी किताब 10 दरवाजे से ली गई है। तो आपका स्वागत है रक्षा सिन्हा जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये बुक लिखकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि महसूस हो रही है। तो रक्षा जी, आपने एक बेहद जटिल और संवेदनशील विषय कश्मीर, सांप्रदायिकता, विस्थापन और स्त्री संघर्ष को इस कहानी में बहुत ही आत्मीयता से पिरोया है। क्या ये किसी व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित है? जी बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित है। इसके लिए मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगी। जी, जी। जी, जब मैं छोटी थी, तो हमारे जो पड़ोसी थे, वो कश्मीरी थे और वो मेरे माता-पिता तुल्य थे और उनकी आँखों से हमने कश्मीर को देखा था। उस समय जब हम छोटे थे, तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, तो हम कश्मीर उस समय कोई नहीं जा सकता था। तो कश्मीरी पंडित कैसे वापस आए, कैसे आना पड़ा उन्हें, और या क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है, किस तरह के गीत हैं, किस तरह का पहनावा है, ये सारा मेरे ज़हन में हमेशा से बसा हुआ था। और जब पहलगाम वाली घटना हुई, उससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हो गई, क्योंकि एक तो घटना अपने आप में बहुत मार्मिक थी, साथ ही मेरा एक सपना जुड़ा हुआ था कश्मीर जाने का, जो मैं इस उम्र तक भी नहीं जा पाई थी, और एक बार फिर वो सपना टूट जाता है। तो इसलिए उस समय पर मैं कश्मीर के अलावा अपने उन अंकल आंटी जो हमारे पड़ोसी थे, उनके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। तो इस प्रकार इस कहानी का जन्म हुआ कि उस समय मुझे वो सारे पृष्ठभूमि को लाना बहुत ही ज़रूरी लगा, बहुत ही ये रेलेवेंट लगा कि नहीं, इसके ऊपर कुछ लिखा जाना चाहिए, और इस तरह से इस कहानी का जन्म हुआ है। तो आपके अंकल आंटी जी अभी भी वहीं पर हैं या ये आपके साथ हैं अभी? जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और तो ये कहानी एक तरह से उनको मेरी श्रद्धांजलि भी है। और जो घटनाएं घट रही हैं अभी कश्मीर में, बहुत बदलाव आए भी हैं, लेकिन अभी भी बदलाव की जरूरत है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपने साइना को कहानीकार बनाया है जी। और वो द कश्मीरी स्टोरी टेलर बनती है, तो क्या ये किसी प्रतीकात्मक विचार से जुड़ा हुआ है या कुछ और है? जी बिल्कुल, इसमें एक तो प्रतीकात्मकता यही है कि साइना जो है, वो हर उस व्यक्ति की प्रतिनिधि है जिसने विस्थापन को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको बहुत ज़्यादा महसूस किया है, जो उससे आहत हुआ है भावनात्मक तौर पर। तो इसलिए साइना उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और ख़ास तौर पर क्योंकि मैं एक यथार्थवादी लेखिका हूँ, तो ये जो कहानी है, ये मेरे जो असली जीवन में घटित हुआ है, तो वहीं से प्रेरणा लेते हुए ये प्रतीकात्मकता आई है। ये प्रतिनिधित्व कर रही है कि सभी लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उस राज्य से वो जुड़े हों या ना जुड़े हों, उस धर्म से वो जुड़े हुए हों या ना जुड़े हुए हों, लेकिन हर कोई प्रभावित है। कश्मीर की जो भी स्थिति है उससे प्रभावित है हमारे देश में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए साइना जो है वो एक कहानीकार का रूप ले रही है और अपने तरीके से कश्मीर की बातों को रखती है। क्या कश्मीर पर लिखना आज भी आपको असहज लगता है या फिर आप उसे खुलकर छुपाती हैं? जब तक मैंने ये कहानी नहीं लिखी थी आनंद जी, तब तक मुझे लगता था कि कश्मीर सिर्फ एक राजनीतिक विषय है और उस पर लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। पर जब मैंने इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी
इस प्रकाशन को बहुत धन्यवाद दूंगी कि मतलब ये मैं कर पाई। तो जब मैंने लिखना शुरू किया और लिखने की सारी प्रक्रिया में मुझे समझ में आया कि हम किस तरह से मानवीय अंशों को छू सकते हैं, कि कश्मीर को एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, धार्मिक मुद्दा ना बनाएं, और जिस तरीके से अभी भी वहाँ पे कुछ हमें ऐसे अंश पता चले कि कैसे हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म के लोगों ने मिलकर उन आहत लोगों की मदद भी की, जो आफ्टर इफेक्ट्स जो थे कश्मीर के इस अटैक के। तो वहीं से ये जुड़ा हुआ है कि मैं उन बातों के बारे में भी लिख सकती हूँ। जो लेखक है उसका ये धर्म बनता है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो देश में भाईचारा लाने की कोशिश करे अपनी लेखनी के द्वारा, उसके माध्यम से। तो हमारे पास ये बहुत ही एक अहम तरीका है, माध्यम है। ये अच्छा मैसेज भी हो गया लोगों के लिए। जी बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि जो हमें दिखाया जा रहा है सिर्फ वहीं तक सारी कहानी है, उसके अलावा बहुत सारे हिंदू मुस्लिम हैं जो बहुत प्रेम से रहते हैं। तो जैसे मैंने बचपन से सुना हुआ था कि जब पलायन हो रहा था कश्मीरी पंडितों का, जो कि एक फोर्सफुल माइग्रेशन था, तो उस टाइम पे बहुत सारे मुसलमानों ने उनकी मदद की थी कि वो सेफली बाहर आ सकें वहाँ से। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाला है ताकि कि कहानी से भावनात्मक रूप से सभी दर्शक जुड़ सकें, बिना धर्म और जाति के किसी तरह के, बहुत अच्छी बात कही आपने, अंतर के बिना। और ये जो आपने अपनी कहानी का टाइटल भी रखा कि ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, इसके पीछे तो भी एक कहानी अब है। ये सिर्फ एक गीत नहीं रहा, संगीत नहीं रहा, ये एक अधूरी यात्रा बन चुकी है। तो इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल, इसकी कहानी ये है कि कश्मीर की जो वादियाँ हैं, कश्मीर की जो खूबसूरती है, कि जो कहा जाता है कि अगर जन्नत कहीं पे है तो वो कश्मीर में है। तो जब मैं छोटी थी और जब शादियाँ नई नई हुआ करती थी, तो 90s, अर्ली 90s में एक मूवी आई थी रोज़ा, तो जिसमें कि ये गीत था, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। तो शायद मेरा तब से ये सपना था कि जब मैं कभी बड़ी होंगी, शादी होगी या बाद में, मैं वहाँ जा पाऊंगी, और मैं वहाँ कभी नहीं जा पाई। और इसी साल सितंबर में मेरा पूरा प्लान था, सब कुछ, सारी टिकट और सब कुछ हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस घटना की वजह से वो सपना एक बार फिर से टूट गया। तो शायद ये सुनने में बहुत साधारण लगे, पर मैं जिस तरीके से आहत हुई इस चीज़ से कि वो एक सपना है और शायद हमेशा ही सपना रहेगा, मैं नहीं जानती, बस आशा कर सकती हूँ, उम्मीद कर सकती हूँ। हम दुआ करेंगे कि आपका सपना साकार हो और अगले साल आप जरूर जाएं। बहुत शुक्रिया। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज इस बुक को लेकर, और कुछ सुनाना चाहेंगे उस बुक की कुछ पंक्तियों में से आप? जी ज़रूर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि हम भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। तो और पहलगाम का जो अटैक हुआ वो हर एक भारतीय के लिए कितना ज़्यादा मार्मिक था, कितना दुखद था, इसके ऊपर मैंने 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगी जो मैंने लिखी थी इसमें। और ये एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। मैं एक वो इंसान हूँ जो डायरेक्टली आहत नहीं हुई थी। मैं वो पत्नी नहीं जिसने अपने जीवित पति को क्षण भर में मृत पाया। मैं वो बच्चा भी नहीं जिसका पिता लौटकर फिर कभी घर ना आया। मैं वो माँ भी नहीं जिसके मुस्लिम बेटे ने हिंदू यात्रियों को बचाया। मैं तो मूक दर्शक हिंदुस्तान हूँ जिसने वर्षों से कश्मीर के लिए आंसू बहाए। मैं वही व्यथित, असहाय, जड़ आम जनता हूँ जिसका घाटी में शांति का सपना अब तक साकार ना हो पाया। क्या कभी मिलेगा हमें समूचा जहां? क्या कभी खुलकर बेधड़क जी पाएगा हर इंसान? कभी तो गूंजेगी फिर से उन हवाओं में, उन फिजाओं में, वो हंसी वादियाँ, वो खुला आसमां। बहुत अच्छी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां अब सिर्फ सिनेमा का गीत नहीं रहा, ये एक अधूरी यात्रा बन चुका है जिसकी मंजिल अभी कहीं घाटी की बर्फ के नीचे दबी है। तो आज आप सुन रहे थे जैसे लिखे थे ख्वाब, पहचान पब्लिकेशन की प्रस्तुति, और आज की कहानी थी ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, लेखिका रक्षा सिन्हा जी के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपनी कहानी हमारे साथ साझा किया। और ये जो हमारी किताब है 10 दरवाजे, मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक इसे खरीदेंगे। मेरी गुजारिश है बल्कि कि दर्शक इसे खरीदें। 10 बहुत ही दिल से लिखी हुई कहानियाँ हैं इसमें लेखकों द्वारा। तो अमेज़ॉन पे भी ये अवेलेबल रहेगी और ऑफलाइन भी लोग खरीद सकते हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि लोग इसे खरीदें और हमें फीडबैक दें ताकि हम आगे के लिए लिखने के लिए प्रेरित और हों। पहचान पब्लिकेशन को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और पहचान पब्लिकेशन को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक्स दें।